नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69th बीपीएससी के उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएंगे और किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। पहली टॉपिक हमारी होगी कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर देखेंगे और उनकी हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए आप आसानी से एग्ज़ाम में उसे सॉल्व कर पाएँ। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों का आंसर अब देते चलिए और जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर होगा मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ा यानी कि 1 पेयर होती है। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन था। आपको एनालिसिस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको ही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में, उदाहरण गुर्दे की कोशिका, 1 जोड़ी यानी XY तथा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। चक्रीय होती है यानी कि स्पाइरल मैनर में होती है, डिफ्यूज्ड मैनर यानी कि विसरित होती है, रैखिक मैनर यानी कि लीनियर मैनर में होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, रैखिक यानी कि लीनियर मैनर में होता है गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था। यह प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 पेपर थर्ड यानी कि 9th 10th के जीएस पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इनमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक भी होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, mRNA यानी जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। ऑप्शन देखते हैं, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है। 69th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। mRNA का विस्तारित रूप होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है, जो कि पेपर 4 यानी कि 11th 12th में पूछा गया प्रश्न है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो लिम्फोसाइट याद रखेंगे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट की होती है। लिम्फोसाइट के बारे में हम देखते हैं ताकि
इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आए तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फॉइड अंगों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। आइए समझते हैं क्या होती है द्विगुणित कोशिका। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधे का एक समूह है जिसमें कि संवहनी वाहिकाएं पाई जाती नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संवहनी वाहिकाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं, यानी एब्सेंट होती हैं। तो ब्रायोफाइटा में याद रखेंगे, ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हेपिकॉप्सिडा यानी कि लीवर वाट्स भी कहा जाता है। एंथोसेरोटॉप्सिडा, इसे हॉर्न वाट्स कहा जाता है, तथा ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉसेस, ये 3 पार्ट में विभाजित किया गया है ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 1 पेपर 2 यानी सेकेंड शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ग्लूकोज होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका स्वाद मीठा होता है। अगली टॉपिक है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यह देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अंदाज़ा लग जाएगा और किस टॉपिक पर आपको कितना फोकस करना है ये भी आप अनुमान लगा पाएंगे। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छे से समय दे करके किस टॉपिक को कितना समय देना है ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगी। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपकी एग्ज़ाम में आए उसको पढ़ना, ताकि आप एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। प्रश्न हमारा है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ऑप्शन देखेंगे, इन सभी प्रश्नों का आंसर आप देते चलेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे, ताकि यदि एग्ज़ाम में दोबारा ये क्वेश्चन आए तो आपकी गलत ना हो। बीपीएससी टीआरई 2 का यह प्रश्न है, पेपर 2 में आया हुआ। ऑप्शन हम देखेंगे, पेप्सिन, पर ऑक्सीडेज, एमाइलेज उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं, यानी कि सिक्रेशन करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे, थायमीन, कोबालामीन, नियासिन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन होता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चयापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जल में घुलनशील विटामिन याद रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के होता है। इन सभी अलग अलग पॉइंट से कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि बस एक ही टॉपिक को कंप्लीट करने पर आपके कई क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। कुछ विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अनुवांशिकी तथा विकास, इस टॉपिक से सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज कैसी लग रही है, आप अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी तथा विकास से पूछे गए सभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के साथ ही साथ 69th BPSC में सभी प्रश्नों को कवर करेंगे हम। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए शरीर रचना, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है BPSC TRE 2 के पेपर 4 में। इसका राइट आंसर याद रखेंगे। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स को। आइए समझते हैं शॉर्ट में जेनेटिक्स क्या है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया है। अगला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहेंगे अनुवांशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी है। प्रश्न पूछा गया है BPSC TRE 2 के पेपर 2 में। डिटेल एनालिसिस आप अवश्य देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण अनुवांशिक गुण कहलाते हैं और अनुवांशिक गुणों के संरक्षण की प्रक्रिया, उनके कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ये सब रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी रोजलिंड फ्रैंकलिन और मोरिस विल्किंस, ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। 69th BPSC 2023 का प्रश्न है जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। राइट आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक है। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आप देखेंगे। सीरीज को कंप्लीट होने के बाद आपकी 80% तैयारी प्रीवियस ईयर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। डिटेल एनालिसिस देखते हैं। 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स रचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं की निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मैरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? BPSC TRE 1 पेपर 3 का क्वेश्चन है। ऑप्शन हम देखेंगे, जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, जीन मानचित्रण होता है। क्या होता है जीन मानचित्रण? यहाँ पर आप इसे समझ पाएंगे। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरण, अनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अनुवांशिकता कहा जाता है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया।
एनालिसिस हम देखेंगे। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिकता कहा जाता है। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन देखेंगे। पादप वर्गीकी यानी कि प्लांट टेक्सोनॉमी, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, जिसे हिंदी में पादप कार्यकी कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। पादप कार्यकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एंड प्लांट फिजियोलॉजी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड है। अगली टॉपिक है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हें हम देखते हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु, कवक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का यह प्रश्न है। उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। मोनेरा जगत के अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं, उन्हें अपघटक यानी कि डीकम्पोजर कहा जाता है। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक के उदाहरण हैं, अतः कि विकल्प डी यहाँ पर सही होता है। पादप जगत निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का यह पूछा गया प्रश्न है पेपर 3 में। फलीदार फसल में शामिल है दलहन यानी कि पल्स। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया तथा मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन है एंथोसायनिन, ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। टीआरई 2 का यह प्रश्न लेग हीमोग्लोबिन राइट आंसर है। और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है, यानी कि ये एक पिगमेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में मेजबान पौधे और बैक्टीरियाज के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। अगला प्रश्न है। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें कि टिल यार्डेम्बिस कहा जाता है के टिल यार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। 69 बीपीएससी का यह प्रश्न है। ऑप्शन सी रूस में पाया गया था। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें कि टिल यार्डेम्बिस कहा जाता है, टिल यार्डेम्बी जीवाश्म रूस में पाए गए थे। एक प्रकार का कीड़ा होता है। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जंतु जगत से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों यानी कि बर्ड का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी
जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कि पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑर्निस यानी कि पक्षी और लॉजी यानी कि सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवास, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 के सेकेंड शिफ्ट में, पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप अकारिकी से संबंधित। पहला प्रश्न है इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? तो कीटाहारी प्लांट हमारा है। ऑप्शन देखेंगे, कसकुटा यानी कि अमरबेल, ऑप्शन बी ओरोबंकी यानी कि आज्ञा, ऑप्शन सी ड्रॉसेरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न, इसका राइट आंसर ड्रॉसेरा, यह एक पिचर प्लांट होता है। ड्रॉसेरा एक कीटहारी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि तथा दलदली भूमि में उगते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपना आहार बनाते हैं। आज की पीवाईक्यू एनालिसिस में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपके प्रश्न गलत होते हैं तो उन प्रश्नों को विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे, ताकि यदि ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपके गलत ना होने पाए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या की गणना से, ऑप्शन बी जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, ऑप्शन सी पेड़ की ऊंचाई की माप से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ये आपके एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न सेम टू सेम रिपीट करें, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। और ये एनालिसिस पढ़ने के बाद आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इससे जुड़े हुए, ताकि ऐसे प्रश्न जब दोबारा पूछे जाएं तो आप आसानी से कर पाएँ। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलियों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 का, यानी कि पेपर 3 में पूछा गया है 9th 10th में। ऑप्शन देखेंगे, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, सी है परासरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विसरण। आइए देखते हैं विसरण क्या होता है। आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। लीची का खाद्य भाग यानी कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीपीएससी टीआरई 1 का ये प्रश्न है, पेपर 3 में आया हुआ है। लीची का खाने योग्य भाग, ऑप्शन देखेंगे एरिल, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी बीज कोट, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखेंगे, लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेंसिस है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल होता है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है, जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल और उनके खाने वाले जो भाग हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। आम का खाने योग्य भाग ही होता है मध्य फल भित्ति, यानी कि आम का मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। नारियल के भ्रूण पोष को खाया जाता है और सेब के मांसल पुष्पासन भाग को खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन है? ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड, ऑप्शन बी स्टीवर्ट और सैलिसबरी, ऑप्शन सी थीमैन और स्कूक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 1 का प्रश्न है, पेपर 4 में यानी कि 11th 12th में पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर याद रखेंगे, गार्नर और एलार्ड होता है। पौधों में
प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में किया था। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इससे ही पौधों की प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। यह पौधों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न है। लंबे दिन वाले पौधे होते हैं। जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे, जैसे कि शॉर्ट में इसे LDP भी कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, मूली, पालक और चुकंदर आदि। छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे कहा जाता है। एग्जाम्पल है सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन और तंबाकू। दिन तटस्थ पौधे, वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं, जैसे कि गुलाब, टमाटर, ककड़ी इत्यादि। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको काफ़ी लाभ होने वाला है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। अगली टॉपिक है हमारी बायोलॉजी की पादप कार्यकारी पौधों में जनन, यानी कि जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर देखेंगे और आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, ऑप्शन बी चिपचिपे, ऑप्शन सी सूखे या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ड्राई होते हैं, यानी कि सूखे होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण, जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है, उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भिगोने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, BPSC TRE 2 का ये प्रश्न है एंड सेकेंड शिफ्ट के पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब, ऑप्शन बी कोशिकात्व जिसे कि कैपिलरिटी कहा जाता है, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक दाब। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। आइए समझते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। नोट, एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ वालों यानी कि हेयर रूट में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका परासरण द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि ऑप्शन हम देखेंगे यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, ऑप्शन बी इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ऑप्शन सी इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही ध्यान देंगे इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसके तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसका एनालिसिस। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्णकालिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हैं हल्दी, अदरक, केला इत्यादि।
क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कार्पेल, ऑप्शन बी कोरोला, ऑप्शन सी स्टैमेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर याद रखेंगे कार्पेल होता है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। साइंस के क्वेश्चन 18 से 20 अंक के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है साइंस पर भी आपको। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर तथा असम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यू नामक औषधि पौधा पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों में टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। तो ये प्रश्न बार बार बनता है कि किस प्लांट का यूज़ कैंसर के इलाज में करते हैं? तो याद रखेंगे हिमालयन यू। अलग अलग टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस अवश्य ही देखनी है ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न इससे रिलेटेड आए तो आप आसानी से कर पाएँ। मानव शरीर के तंत्र, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर फर्स्ट में यानी कि पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है यह। स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमानुकुंचन उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्रमानुकुंचन कहा जाता है। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वासनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है जो कि पेपर थर्ड में आया है। एंडोलिम्फ नामक एक तरल पदार्थ किसमें होता है? एस्कैरिस में, आँख में, आंतरिक कर्ण में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे आंतरिक कर्ण में होता है। एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो कि आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लेबरी में मौजूद होता है। कर्णावर्त वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर थर्ड में आया हुआ प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम कौन से हैं? ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे ऑप्शन सी जाइमेज होता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। अगला प्रश्न है ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन यानी कि रक्त पट्टिकाणु मदद किसमें करते हैं? तो ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन ए आरबीसी उत्पादन में, ऑप्शन बी रक्त के अस्कंदन में, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रक्त अस्कंदन में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। इसका डिटेल एनालिसिस अवश्य देखेंगे। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में सामान्य प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन मोड में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ध्यान देंगे, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है?
थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करते हैं जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी द्रव का सिक्रेशन करती है जिसमें कि बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का निष्पादन होता है? ऑप्शन ध्यान देंगे 1, 6, 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 3 यानी कि 3। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के समय और दोबारा क्रेब्स चक्र के दौरान। क्वेश्चन नंबर 37 हम ध्यान देंगे। BPSC TRE 2 का ये प्रश्न है, पेपर 3 में आया हुआ। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ध्यान देंगे नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जल्द ही आपके सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। BPSC TRE 2 के पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न, टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है। ऑप्शन ध्यान देंगे धीमी, सामान्य, तेज या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, फास्ट हो जाती है टैकीकार्डिया में हृदय की गति। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन को अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल्स। ऑप्शन ध्यान देंगे दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल सिक्रेशन से, वसा अवशोषण से या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टियल्स संबंधित होते हैं वसा अवशोषण से यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं में से अवशोषित करते हैं यानी कि बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे फेफड़े का, त्वचा का, गिल का या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि सबका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका डिटेल एनालिसिस अवश्य देखिएगा। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है यानी कि 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लार का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ध्यान देंगे प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 2 में पेपर 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर होगा स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, पुतली पर,
परितारिका पर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, रेटिना पर बनता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के हिस्से पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क के मामले में शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और दो कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 69 बीपीएससी 2023 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर याद रखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आइए समझते हैं कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं क्या होती हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधि तंत्रिका तंत्र। क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? आइए इसे समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधि ऊतक या अंगों तक पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 बीपीएससी 69 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? नंबर 1 मीठा, नंबर 2 कड़वा, नंबर 3 है नमकीन, नंबर 4 है मसालेदार, नंबर 5 है उमामी, नंबर 6 है खट्टा एंड नंबर 7 तीखा। इसमें से कौन से जीव के स्वाद नहीं होते हैं? तो राइट आंसर सी है, यानी कि मसालेदार और खट्टा और तीखा स्वाद नहीं होता है जीव में। जीव एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीव के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं। जनरली बुक में 4 ही स्वाद दिए गए होते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां भी ऐड किया गया है, जो कि मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी ये स्वाद होते हैं जीव पर। मसालेदार तथा तीखा जीव के स्वाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 1 में ये प्रश्न आया हुआ था पेपर 4 में। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा यानी कि संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरों को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का
नियंत्रित करते हैं? इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ध्यान देंगे, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम। ऑप्शन सी पोस्ट मेडुला सेरिबेलम। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले पार्ट हैं। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ध्यान देंगे, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। ऑप्शन बी सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी में पूछे गए हैं। तो टीआरई 4 में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। लेंस का, कॉर्निया का, पूरी आँख का या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, कॉर्निया का प्रतिरोपित किया जाता है पार्ट नेत्रदान में। नेत्रदान में दाता की आँख के कॉर्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आँख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आँख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 50, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए डिम्ब का कार्य, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का सिक्रेशन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। ओवरीज महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि कार्य होते हैं। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्मचक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कल की वीडियो में हम मानव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69th बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या भी की जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं और उसके पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपकी 80% तैयारी स्वतः ही हो जानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 51 को, यानी कि अब तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। ऑप्शन भी हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि का टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और उसी के अनुसार आप अपने आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। ऑप्शन है
किसानों से, ऑप्शन बी है कोयला खनिकों से, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोयला खनिकों से काले फेफड़े का रोग संबंधित है। एक बार आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो तो आप आसानी से उसे कर भी पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न था, इसे हम डिटेल में देखेंगे। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज सामान्य है। इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, आप पीछे भी देखे होंगे इस क्वेश्चन को। कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पॉस मेडुला, सेरिबेलम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पॉस मेडुला और सेरिबेलम यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं कि ऑप्शन सी ही क्यों सही है। यदि आप एनालिसिस को अच्छे से देख लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है यानी कि 3 भाग में विभाजित है मानव का मस्तिष्क, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अनुमस्तिष्क जिससे सेरिबेलम कहा जाता है, पोन्स तथा मेड्यूला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेड्यूला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय का धड़कना, रक्त दाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप ब्रेन से संबंधित टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि सभी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? फेफड़े से, कान से, आँखों से। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैकोमा रोग यह आइस यानी कि आँखों से संबंधित है। और आप अब तक देख चुके होंगे कि आइस टॉपिक से सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो। तो इस टॉपिक को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क में फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण भी है। अगला प्रश्न भी हमारा नेत्र से ही जुड़ा हुआ है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है। ऑप्शन हम देखेंगे, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ है। मायोपिया बीमारी में हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए। आइए देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। एनालिसिस पर आपको विशेष फोकस करना है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन को, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज हम साइंस में बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएँ। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। ऑप्शन सी कहता है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन डी सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रश्न आपके गलत होते हैं उन प्रश्नों को आप अलग से नोट करेंगे। ऑप्शन सी
वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। इस प्रश्न का राइट आंसर है 69th बीपीएससी में पूछा गया था। आइए देखते हैं कि ऑप्शन सी ही क्यों सही है। तो वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सकें। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जीवित छीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है कोविड टीका को। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीड़ यानी कि SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 के टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने के लिए मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पीनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इसमें से दिए गए राइट आंसर को चुनना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है केवल 3 और 4, यानी कि यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि 3 और 4 क्यों सही हैं। तो एनोरेक्सिया यह खाने का विकार से संबंधित है, इंसोम्निया नींद संबंधी विकार से संबंधित है, डिस्पनिया यह सांस की तकलीफ से संबंधित है, एंड एनोस्मिया यह गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टैपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टकर्सिस NCC कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों कथन सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो कि टैपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो कि अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। न्यूरोसिस्ट कोर्सिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टैपवर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन विशेष रूप से सुअर का मांस या टैपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न है बीपीएससी तैयारी 1 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। राइट आंसर याद रखेंगे। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकीकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालती है। लास्ट हम देखेंगे विविध प्रश्न, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। जितने भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं और यहीं पर हमारी बायोलॉजी की PYQ सीरीज समाप्त हो जाएगी। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर देंगे। इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अपचयन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अपचयन प्रोसेस क्या होता है।
यानी कि यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुए में आपको याद रखना है 8 पार्श्व हृदय होते हैं। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने में जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए, प्रजाति जीवों की 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। इसे हम डिटेल में देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में पूछा गया था ये प्रश्न। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत के लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। आयोग ने निकटतम विकल्प ए को सही उत्तर माना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? 69th बीपीएससी का प्रश्न है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बीपीएससी टीआरई 2 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे डॉट पर इंच यानी कि बिंदु प्रति इंच निर्धारित की जाती है। किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता को यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु यानी कि डॉट्स को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, जूनियर में भी और पीआरटी में भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 4 में आया हुआ प्रश्न था। जूनियर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस में यदि आप देखेंगे तो खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि वह भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टिन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिसमें कि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। L1, L2, L3 उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा L1। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? 69 बीपीएससी का प्रश्न है। मैनहट्टन परियोजना यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने कि पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। अगला प्रश्न है,
अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्टिमस था। 69 बीपीएससी का ये करंट के क्वेश्चन थे जो कि साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, HMX के पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। राइट आंसर ध्यान देंगे, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 69 बीपीएससी का ये प्रश्न है। फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या होता है। तो चैट जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी है जो कि उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। चैट जीपीटी में संवादी रूप से बातचीत करने का उल्लेखनीय क्षमता है जिसे मनुष्यों के लिए समझना आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल या जावा? इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। 69 बीपीएससी में पूछा गया था, कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं जिसमें कि पास्कल, बेसिक, फोटान, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिप्स, कोबरा, स्क्विरल आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? नंबर 1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नंबर 2 एज कंप्यूटिंग, नंबर 3 नेटवर्क स्लाइसिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की नींव है। यह नेटवर्क स्लाइसिंग यानी कि LOT, क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G 5वीं पीढ़ी की सेल्युलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। अंतरिक्ष मिशन और दूसरी तरफ उसकी खोज दिए गए हैं। कैसिनी, ह्यूजेंस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास। और खोज में दिया गया है बृहस्पति, शनि और उसके वलय, शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन ए यानी कि 2, 1, 4, 3 इसके राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में भी। कैसिनी ह्यूजेंस ये अंतरिक्ष मिशन खोज करता है शनि और उसके वलय का। जूनो द्वारा बृहस्पति की खोज की गई थी। आर्टेमिस मिशन यह चलाया गया था मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए। और वेरिटास मिशन शुक्र ग्रह के खोज के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल, जिसे फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी फोटो उत्सर्जक सेल, ऑप्शन सी फोटो डायोड या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे फोटोवोल्टिक सेल। PPSC TRE 1 में पूछा गया था पेपर 3 में। आइए समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचरित और संसाधित और संग्रहित कर सकती है। फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल, जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है
1024 KB के, 1024 MB के या 1024 GB के या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB के। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है, और 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB में 1024 गीगाबाइट होता है। यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का सभी PYQ समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिजिक्स के सभी PYQ डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।